हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 और ये है स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो है बेटा वो पहले वैसे हमने अपना 9th में 8th में तो केवल पॉइंट प्लॉट करके अपना लाइन को मतलब ड्रॉ करना सीखा हुआ है। और फिर 9th क्लास में हमारे पास आ जाता था। मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूंगी कि क्लास 9th में आप एक चैप्टर आता था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण करके, उसमें आपके पास ये आ जाता था कि ax प्लस बी वाई और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा दो चर का एक रैखिक समीकरण होता है और हम ग्राफ भी खींचा करते हैं इसका। जब रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन जिससे हमें एक लाइन मिलती है, तो ये चीज हम ऐसा नहीं है कि हमने लाइंस के बारे में पढ़ा हुआ नहीं है। हमने 9th में और 8th में भी बच्चे पॉइंट प्लॉट करके ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वहां हम लाइन ड्रॉ करना सीखते थे, इक्वेशन में पॉइंट्स लेके लाइन ड्रॉ करते थे। 10th में आके उन लाइंस के हम सॉल्यूशन डिस्कस करते थे कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक सॉल्यूशन आएगा, दो लाइंस अगर पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, दो लाइंस अगर कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। यानी ऐसा कुछ तो हम पढ़ के आ रहे हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो अब हम क्या सीखने जा रहे हैं नया कि भैया जो 11th में स्ट्रेट लाइन लानी पड़ गई, तो अब आप जो 11th क्लास में सीखोगे वो सीखोगे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन की लाइन की इक्वेशन बनानी है आपने। अभी तक आप क्या करते थे कि भैया आपको लाइन की इक्वेशन पता होती थी और आप लाइन ड्रॉ करते थे। अब आप लाइन की इक्वेशन ही बनाना सीखोगे। ये इस तरह की इक्वेशन, एक एक्स वेरिएबल होगा, एक्स कई बार नहीं भी होता। एक दो एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है। 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 भी लाइन की इक्वेशन है। 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 भी लाइन की इक्वेशन है। 3y इज इक्वल टू 0 भी लाइन की इक्वेशन है। 2x इज इक्वल टू 0 भी, इन सब से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इन इक्वेशंस पे आपने जाना है, आपको कंडीशन दे देंगे ऐसी लाइन है वैसी लाइन है, यहाँ है वहां है, और इस टाइप की इक्वेशंस आपको बनानी सीखनी है। क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है बात? तो अब सबसे पहले अगर हम बुक के हिसाब से अगर चलते हैं तो यहाँ इंट्रोडक्शन दे रखी है, कुछ खास नहीं है, सारा वही चीजें हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, अलजेब्रा ज्योमेट्री वगैरह कुछ नहीं बताऊंगी मैं यहाँ। मेन आप फटाफट ये देखो, ये अपना कार्टेशियन सिस्टम है, कर रखा है हमने कार्टेशियन सिस्टम है। कार्टेशियन सिस्टम में एक एक्स एक्सिस होता था, ये एक्स एक्सिस, और ये अपना वाई एक्सिस, और पॉइंट्स होते थे, उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होती थी। तो ये सारा काम हमने प्रीवियस क्लासेज में कर रखा था। ये कार्टेशियन सिस्टम दिखा रखा है कैसे, पॉइंट को जरूरत नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की। और ये अब यहाँ आ जाओ, पहला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो ये तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है जो कि हम 3D में भी कर चुके हैं। क्लियर हो गया? ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, ये भी अपना आ जाता है 10th क्लास में, आ जाता है 3D में भी आया है ना शायद, मेरे ख्याल से सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, अगर दोनों मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है आपका। क्लियर है? अब ये जो चीज है ना फोर्थ, ये 10th में जो न्यू सिलेबस था जिन बच्चों का, उनके लिए नहीं आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये मैं बता देती हूँ एक बार। सेक्शन फॉर्मूला भी आप कह रहे हो कि डिलीट हो चुका, लेकिन कर चुके हैं हम सेक्शन फॉर्मूला, कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता बताने की है। कोई स्ट्रेट लाइन है, बीच में कोई पॉइंट, उसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये एक्स और वाई। अच्छा, ये क्या चीज है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, मान लो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, जरूरत नहीं पड़ेगी बट इसने सिलेबस में दे रखा है इसलिए मैं करा रही हूँ, x2 y2, और भैया सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है उसको निकालने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट होता है 1/2। ये 10th में आता था पहले, ध्यान देना। x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, देखो 1 2 3, 1 की जगह 2 आ जाएगा, x2 2 की जगह 3 आ जाएगा, y3 माइनस y1
और प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 पूरे का ये मॉडुलस है, यानी इसकी लेनी है पॉजिटिव वैल्यू और बाहर आ जाएगा 1/2। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका होता था। यहाँ एक न्यूमेरिकल दे भी रखा है, अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस 4 4 3 -2 और -3 16 है तो इसमें ये फॉर्मूला पुट करके आप फाइंड कर सकते हो। पहले क्या है, जो ओल्ड बुक थी, ओल्ड बुक में जो एक्सरसाइज 10.1 होती थी वो पूरी की पूरी इन पर बेस्ड थी, इसलिए ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन यहाँ दे रखी है कि बच्चा रिकॉल कर ले, लेकिन अब वो भी नहीं है। अब इसी में एक चीज और आ जाती है कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 है, ध्यान देना, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0, इसका मतलब वो ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। भाई ट्रायंगल ही नहीं है, ट्रायंगल नहीं है लेकिन पॉइंट्स तो हैं, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में है, देन A B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुमने याद रखनी है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये सारी इंट्रोडक्शन करने के बाद अब ये कहता है कि इन दिस चैप्टर we will continue with the study of coordinate geometry. लाइट कलर ले ले। we will study the coordinate geometry की जो सिंपलेस्ट फिगर है स्ट्रेट लाइन। अब हम स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे, ठीक है। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमारा जो मेन फोकस इज ऑन रिप्रेजेंटिंग द लाइन एल्जेब्रिकली फॉर विच स्लोप इज मोस्ट एसेंशियल। अभी मैं बताती हूँ क्या कह रहा है कि अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है स्ट्रेट लाइन का वो एल्जेब्रिकली पढ़ना है। देखो बेटा, एक चीज होती है ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली में क्या है कि भैया डायग्राम बनाना है, और एल्जेब्रिकली में इक्वेशंस बनानी होती है। वो बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर में थ्रू आउट इक्वेशंस ही बनानी है, सोल्व ही करना है हमने। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और कोई भी लाइन बनाने के लिए जो सबसे पहला टॉपिक आपको चाहिए वो है स्लोप ऑफ ए लाइन। अब ये एक नया शब्द आपके डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, स्लोप। वैसे तो स्लोप आपने पढ़ रखा होगा, सबसे आसान एग्जांपल दूं तो हमारे घरों के बाहर स्लोप बने रहते हैं जिन पे हम बाइक स्कूटी चढ़ाने के लिए घरों के लिए स्लोप बनाते हैं। अब स्लोप का क्या मतलब है कि मान लो मैं यहाँ कोई लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी ऐसे टेढ़ी लाइन, तो ये स्लोप का अगर हिंदी में देखोगे डिक्शनरी में तो इस तरह झुकाव, एक तरह से झुकना। तो ये लाइन कितनी झुकी हुई है, अब किसके साथ झुकी हुई है, तो उसके लिए हम एक्स एक्सिस ले लें। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये एल हमारी लाइन है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना झुकी हुई है वो इसका स्लोप कहलाएगा, ठीक है। और उस चीज को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके दो तरीके बेसिकली आप यहाँ सीखोगे। तो बेसिकली दो तरीके होते हैं स्लोप निकालने के। पहले आपको स्लोप ही समझना, देखो थोड़ा सा ना लॉजिक के साथ चलेंगे, रट्टा के साथ ये चैप्टर नहीं चलेगा। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या है, अभी बताया कि ये लाइन इस पे कितना झुकी हुई है। झुकी हुई का मतलब है कि कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है, अगर वो एंगल हमें पता लग जाए थीटा, ध्यान देना, वो एंगल हमें पता लग जाए थीटा, तो उस थीटा की जो टेंजेंट वैल्यू है, जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है वो किसी भी लाइन का स्लोप कहलाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ए लाइन इन कोऑर्डिनेट फॉर्म टू एंगल्स विद एक्स एक्सिस, ठीक है, दो एंगल बनाती है, लेकिन हम एक्यूट वाला एंगल देखेंगे। देखो यहाँ डायग्राम में भी दिखा रखा है कि ये वाला एंगल यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, और थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, देन टेंजेंट थीटा इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। अपने बुक में इनको ना हाईलाइट कर लिया करो। तो ये मैं तुम्हें यहाँ बताती हूँ कि अगर ये एंगल थीटा है, इफ लाइन एल मेक्स थीटा एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन, ये बात स्पेशल ध्यान रखनी क्योंकि इस पे कई बार एक नंबर में स्लोप का क्वेश्चन आएगा, दे देंगे एंगल नेगेटिव के साथ और स्लोप निकालना है, तो स्लोप में तो पॉजिटिव एंगल चाहिएगा। तो विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्लियर है। इफ अ लाइन, बल्कि यहां लिख दो, इफ ए लाइन, इफ अ लाइन
L makes theta angle with positive direction of x-axis, then slope of line L होता है टेंजेंट थीटा। जितने डिग्री का ये एंगल होगा, मान लो एंगल 30 है तो टेंजेंट 30 आ जाएगा। अब एक दो बातें हैं, एक तो स्लोप का नाम m होता है हमेशा, इट इज डिनोटेड बाय m। m टेंजेंट थीटा होता है। थीटा के बारे में मैं यहाँ बता चुकी हूँ कि थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है और थीटा कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो टेंजेंट 90 है वो अनडिफाइंड होता है। टेंजेंट 90 की वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो अब इस केस में जो हमारा वाई एक्सिस है, अब सुनो, ये हो गया एक्स एक्सिस है और वो वाई एक्सिस भी तो एक लाइन ही तो है। ये हो गया वाई एक्सिस और इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब तू अगर सबसे पहले वाई एक्सिस पे ले आई मैं तुम्हें, अब अगर मैं वाई एक्सिस के स्लोप की बात करूं तो वो एक्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो स्लोप हो गया टेंजेंट 90 जो कि अनडिफाइंड है। तो वाई एक्सिस का जो स्लोप होता है वो डिफाइन ही नहीं होता, हम वाई एक्सिस का स्लोप निकाल ही नहीं सकते। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है बात? इसके दो तरीके हैं, लेकिन इससे पहले मैं छोटा सा एग्जांपल वैसे ही तुम्हें बताना चाहूंगी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा थीटा 30 डिग्री है तो जो स्लोप है उसकी वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट 30 यानी कि 1/√3, ठीक है ना, 1/√3 इसका स्लोप हो जाएगा। अगर थीटा 60 डिग्री है तो हमारा जो स्लोप है वो टेंजेंट 60 हो जाएगा √3। कई बार थीटा की वैल्यू ऐसी आ जाती है कि हम एंगल नहीं निकाल सकते। मान लो थीटा दे दिया 25 डिग्री तो तुम स्लोप को डायरेक्ट टेंजेंट 25 डिग्री लिख के भी यूज कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो क्लियर हुआ कुछ थोड़ा बहुत? हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी स्लोप की। अभी एक बार इस बात को फिर से समझो कि मान लो मैं यहाँ एक बार रफली तुम्हें बताऊं कि ये हमारा प्लेन है, ये पूरा एक प्लेन है, ठीक है, ये पूरा एक प्लेन है और इसमें तरह तरह की लाइनें बनी हुई हैं। कोई लाइन ऐसे बन रही है, कोई 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 ऐसे बन रही है। हमें क्या पता हमें किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, हैं? तो अगर उस लाइन का हमें एंगल पता लग जाए किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, तो हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालने में आसानी हो जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए स्लोप की जरूरत पड़ती है। अब इस स्लोप को निकालने का एक ढंग और है, ये था स्लोप को निकालने का पहला ढंग, स्लोप ऑफ ए लाइन एल। तो ये तो था पहला मेथड कि अगर हमें थीटा एंगल पता है तो। अब इसको निकालने का दूसरा मेथड है स्लोप को निकालने का, है स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप व्हेन, अब देखो अब इस लाइन का ना एंगल नहीं पता हमें इस लाइन का एंगल नहीं पता। मान लो ये ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और डायग्राम से बताऊंगी इसको तो मैं, और ये मैंने कोई लाइन ले ली एल और मुझे नहीं पता थीटा कितना है, ठीक है। स्लोप, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ और पता है। क्या पता है? कि स्लोप ऑफ ए लाइन when two coordinates या 2 points, when its 2 points are given, when its 2 points are known या given, कुछ भी कह लो, दो ही कंडीशन है। अब तुम्हारे दिमाग में है जी ऐसा हो तो ऐसा हो तो, वो भी हमारे सिलेबस से बाहर की चीज है। हमारे सिलेबस में दो ही चीजें हैं कि अगर हमें किसी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता है तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। एंगल नहीं पता होगा तो बुक वाला हमें लाइन पे कोई 2 पॉइंट दे देगा, कोई 2 पॉइंट पता है, एनी 2 पॉइंट्स। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम हमेशा डायग्राम इसी तरह का इजी वाला बनाएंगे समझने के लिए। जब क्वेश्चंस करेंगे तब थोड़ा लेवल अपने आप अप हो जाएगा। तो मान लो ये तो हो गया पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, ये हो गया पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और अब इसका हमने निकालना है स्लोप, ठीक है। अब स्लोप कैसे निकालें? स्लोप तो थीटा से ही पढ़ा है हमने कि भाई स्लोप का मतलब ही यही है कि टेंजेंट थीटा,
ठीक है, तो थीटा तो अब निकालना पड़ेगा। अब थीटा कैसे निकालें, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये है थीटा, लेकिन ये पता नहीं है कितना है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लो, मान लो PM हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लो, मान लो QN हो गया, P से यहाँ परपेंडिकुलर डाल लो, मान लो PR हो गया। थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो PR है और ये जो X एक्सिस है ये पैरेलल है, और ये हमारी ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, संगत कोण कह लो या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कह लो। ये बहुत डिटेल में नहीं कराऊंगी, इसको मोटा मोटा बताऊंगी। तो ये एंगल हो गया थीटा। अब अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो मैं इसकी हेल्प से थीटा निकाल सकती हूँ। थीटा निकल गया तो स्लोप निकल जाएगा। सुन रही है मेरी बात, समझ आ रही है मेरी बात? थोड़ा सा और ध्यान देना अब कि ये जो x1 y1 और x2 y2 है, ये पॉइंट है x1 y1। तो ये जो डिस्टेंस है ये x1 है, और ये जो डिस्टेंस है ये x2 है। तो ये कितनी हो गई भाई, समझने की कोशिश करना। ये पूरी डिस्टेंस तो x2 है और ये x1 है, तो ये कितनी हो गई? थोड़ा सा लगाओ आइडिया भाई। ये 10 सेंटीमीटर है और ये वाली 3 है, तो ये कितनी हो गई? कैसे आई? हाँ, वेरी गुड, ऐसे थोड़ा सा आइडिया रखा करो। तो ये डिस्टेंस आ गई x2 माइनस x1। जब ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 आ गई तो इसके सामने ये भी तो x2 माइनस x1 है, एम आई राइट? तो पी आर की वैल्यू आ गई x2 माइनस x1। अब ध्यान देना, ये जो है ये तो y1 है, ठीक है? तो ये इतनी डिस्टेंस तो y1 है। ये क्यू तक की जो डिस्टेंस है ये y2 है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? हाँ, ये डिस्टेंस हो गई y2 माइनस y1, और ये हो गया थीटा। अब ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है PQR। ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा कैसे निकालते हो ट्रिग्नोमेट्री में, याद हो तो? राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री में टेंजेंट थीटा साइन कोस टेंजेंट नहीं करते थे पंडित? हाँ, पंडित बद्री प्रसाद। तो बताओ, हाँ जी बोलो। P बाय B, P माने परपेंडिकुलर, B माने बेस। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये 90 का एंगल है, तो P तो ये हो गया हमारा, क्योंकि एंगल थीटा तो यहाँ है भाई। जहां एंगल थीटा होता है वो लाइन बेस होती है, तो बेस तो PR और परपेंडिकुलर QR है, तो ये हो गया QR बाय PR। ध्यान देना, तो टेंजेंट थीटा हो गया QR का मतलब है y2 माइनस y1, और PR का मतलब है x2 माइनस x1। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो? फिर ध्यान दें कि हमें लाइन पर थीटा एंगल नहीं पता था जो वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही थी, लेकिन हमें उस लाइन पर कोई 2 पॉइंट्स पता थे, और उन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए हमने थीटा तो नहीं निकाल पाए, टेंजेंट थीटा निकाल दिया। टेंजेंट थीटा निकल गया तो थीटा भी निकल गया। समझ रहे हो ना? तो टेंजेंट थीटा ही तो स्लोप होता है भाई। हमने ये अभी यहाँ पढ़ा है कि किसी भी लाइन का स्लोप टेंजेंट थीटा होता है, वेयर थीटा इज द एंगल दैट लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यही हमारा मेन काम था कि अगर हमें लाइन के द्वारा बनाया गया एंगल नहीं पता, लेकिन उस पर 2 पॉइंट्स x1 y1, अगर हमें किसी लाइन पर 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 पता है, तो उसका जो स्लोप है वो ये होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? अब आप अपनी बुक में देखोगे तो एक बार इसको देखते हैं कि जल्दी से, मैं थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपने बुक में ना हाईलाइट कर लिया करो। देखो, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, तो टेंजेंट थीटा स्लोप है, ठीक है? अगर लाइन का एंगल नहीं दे रखा लेकिन 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो अब यहाँ इसने 2 केस दे रखे। देखो बच्चे, पहला केस है जब एंगल एक्यूट है। ध्यान देना कि ये एंगल एक्यूट है यानी 90 से कम है। 90 से कम है तो जो हमारा स्लोप है वो इसी फार्मूले से आ रहा है। लेकिन हमारी लाइन ऐसी बनी हुई है
अभी जो ये लाइन है हमारी, ये 1 मिनट, इसको, ये जो लाइन है हमारी, ये कुछ ऐसे बनी हुई है कि जो एंगल है हमारा ये 90 से ज्यादा है। तो भी आपको इसका पूरा प्रूफ यहाँ गिवन है, हमें उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भी हमारा जो स्लोप है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 से ही निकलेगा। तो आप जब अपने शुरू में नोट्स बनाओ, कोई भी चैप्टर शुरू करो तो नोट्स जरूर बना लिया करो, उसकी मेन मेन बातें 2 पेज छोड़ दिया करो, जब रिवीजन करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो एक तो स्टार m बराबर टेंजेंट थीटा, थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है। और एक ये आपने नोट करना है कि x1 y1 और x2 y2 अगर लाइन पर कोई 2 पॉइंट्स हैं तो ये उसका स्लोप बनेंगे। इसका एक एग्जांपल लेंगे फिर हम आगे चलेंगे। ये देखो, ये है एग्जांपल नंबर 1 आपका। एग्जांपल नंबर 1 के 4 पार्ट है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइंस। तो पहले के एग्जांपल ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आए। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ो ध्यान से। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट्स 3 माइनस 2 एंड माइनस 1 4। अब ये वैसे तो एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी तुम थोड़ा सा लिख देना। अगर 2 में आए तो 1 में आएंगे तो मुझबान नहीं करना है। गिवन पॉइंट्स आर 3 माइनस 2, है ना, 3 कोमा माइनस 2 एंड माइनस 1 कोमा 4। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। लाइन का हमने स्लोप निकालना है, तो सिंपल लिख दो स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू m y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। और y2 4 है, माइनस y1 माइनस 2 है तो डबल माइनस हो गया, x2 माइनस 1 और माइनस 3, ये हो गया 4 जमा 2 बटे घटा 4, 6 बटे घटा 4, यानी कि माइनस 3/2 हमारा स्लोप आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे और बी पार्ट पे आ जाओ। बी पार्ट डायरेक्ट है, मैं सीधा पॉइंट लिखूंगी 3 माइनस 2 एंड 7 माइनस 2। स्लोप क्या होएगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x माइनस 2 सॉरी माइनस 2 माइनस माइनस 2 और 7 माइनस 3, ये ऊपर 0 आ गया। ये बात अभी हमने डिस्कस नहीं की, मैं तुम्हें बताती हूँ। 0/4 यानी 0 आ गया। जब किसी लाइन का स्लोप 0 है, इसका मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ मैं एक आपको ये स्पेशल रिमार्क लिख रही हूँ, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि वाई एक्सिस का स्लोप डिफाइन नहीं होता और एक्स एक्सिस का स्लोप हमेशा 0 होता है। क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस है, मान लो है, ये हो गया एक्स और ये हो गया आपका y। अब ये कोई लाइन आपने यहाँ ले ली L, तो ये तो इसके पैरेलल है, तो इसका जो थीटा एंगल है वो 0 है, तो जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, टेंजेंट 0 यानी 0 आएगा। अगर किसी लाइन का स्लोप 0 आ रहा है तो वो लाइन हमेशा x के पैरेलल होगी। अगर किसी लाइन का स्लोप अनडिफाइंड है तो वो हमेशा y के पैरेलल होगी। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखो। अब आ जाओ सी पार्ट पे। ये है लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 3 माइनस 2 एंड 3 4। अब ये y के पैरेलल है, 4 माइनस माइनस 2 बाय 3 माइनस 3, दिख रहा है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 6/0 6/0, जिसे हम अनडिफाइंड लिख देते हैं। तो यहाँ भी ये बात नोट करने वाली है, ये मैं एक्स्ट्रा लिख रही हूँ ये, कि लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। खुद वाई एक्सिस भी हो सकता है या वाई के पैरेलल है, क्योंकि वाई एक्सिस पे से तो लाइन जाएगी तो जो है एक्स के कोऑर्डिनेट्स वो 0 होते हैं, वाई पे कोई लाइन होती है, तो ये वाई के पैरेलल है। और अब जल्दी से लास्ट पार्ट पे आ जाओ। मेकिंग, देखो पूरा क्वेश्चन शुरू से पढ़ा करो। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइंस मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। इंक्लिनेशन का मतलब एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर कट बोल दिया। तो यहाँ पर थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो स्लोप अब तो डायरेक्ट पता ही है, m टेंजेंट 60 बता चुकी हूँ अभी थोड़ी देर पहले ही।
√3 आ जाएगा। सिंपल, बिल्कुल आसान से थे ये, फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा। इसके बाद तो एंगल बिटवीन लाइंस आ जाएगा। तो उससे पहले जो ऊपर हमारे दो टॉपिक रह गए हैं, पहले उनको देखते हैं। ये वाला कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। इसको नाम दे देंगे, टॉपिक इतना बड़ा मैं लिखूंगी नहीं, हेडिंग हेडिंग डाल देती हूँ। टॉपिक नंबर 9.2.2 एज पर न्यू बुक। दो लाइंस भैया पैरेलल है, ये वाई एक्सिस है, टेढ़ा जा रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है। ठीक है, मान लो भाई दो लाइन ले रही हूँ, कोई भी लाइन ले लो, मान लो ये एक लाइन ले ली L1 और ये एक लाइन ले ली मैंने L2। अगर ये लाइन यहाँ थीटा एंगल बना रही है तो ये भी थीटा एंगल बनाएगी कि नहीं बनाएगी? क्यों, दोनों लाइन पैरेलल हैं। और जो भाई ये दोनों तो पैरेलल होगी, और जो एक्स एक्सिस है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये संगत कोण यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो एंगल इक्वल आएंगे। जब इन दोनों ने एक्स एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाना है तो इन दोनों के स्लोप्स भी इक्वल होंगे। वेरी गुड। ये मेन पहला पॉइंट है कि इफ L1 इज पैरेलल टू L2, और हमने मान लिया कि लेट M1 क्या है, स्लोप ऑफ L1, और M2 क्या है, स्लोप ऑफ L2, तो M1 और M2 ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। खत्म कहानी। चाहे लाइंस एंगल ऑब्टूज बना रही हूँ, चाहे एक्यूट बना रही हूँ, चाहे कुछ बना रही हूँ, तो इसको वाइस वर्सा। अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, लाइंस पैरेलल है। ये है कि देखो इसको एक क्या तरीका होता है कि L1 पैरेलल L2 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, ये दोनों तरफ एरो लगा दिया मैंने। इसका क्या मतलब है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल है। ठीक है, अगर दो लाइंस का स्लोप ऑलरेडी इक्वल दे रखा है तो वो 100% पैरेलल है। कोइंसिडेंट भी 1% हो सकती हैं, तो ये है। ठीक है, two non-vertical lines are parallel if and only if their slopes are equal। आ गया ना, ये if and only if है, जो मैंने यहाँ पर ये जो सिंबल बनाया है, ये जो यहाँ पर if and only if लिखा हुआ है। अब बात करते हैं बच्चे परपेंडिकुलर की। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर दो, ये कंडीशंस तुमने याद रखनी है, ये सब आगे लाइन की इक्वेशंस बनाने में बहुत काम आएंगी। हमने मान लिया कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। थोड़ा सा मैं इसलिए समझा रही हूँ, मैं तुम्हें रट्टे भी लगवा सकती हूँ, लेकिन जब हम समझ के कोई चीज करते हैं तो वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती है। मान लो कि ये पहली लाइन है L1 जो बना रही है इसके साथ अल्फा एंगल, और L1 पे परपेंडिकुलर है ये दूसरी लाइन। ठीक है, L1 पे परपेंडिकुलर है बिल्कुल 90 का एंगल बनाते हुए, ये 90 का एंगल बनाते हुए दूसरी लाइन है L2, और ये लाइन इसके साथ यहाँ बना रही है बीटा एंगल। भाई x की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ देखना है ना। अब x तो इस तरफ है, जब x की पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ है तो एंगल तो ऐसे चलेगा ना। भाई x उठ के इसकी तरफ ऐसे जा रहा है तो ये बीटा एंगल बन गया। ठीक है, अब L1 का जो स्लोप है M1 वो तो हो गया टेंजेंट अल्फा, हो गया, और M2 का जो स्लोप है वो हो गया टेंजेंट बीटा। ठीक है, बीटा और अल्फा में एक रिलेशन सा ढूंढो थोड़ा। अब यहाँ में एक छोटा सा रिजल्ट लगा लेते हैं जो हम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। ये एंगल 90 है, ये इसके सामने वर्टिकली अपोजिट है, ये भी 90 हो गया। ठीक है, अब एक 8वीं क्लास में भी आ जाता था ये नियम कि ये कोई ट्रायंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों सामने वाले एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो ये जो बीटा है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। नाउ लिख लो, चाहे बट लिख लो, कुछ भी कर लो। बीटा तो 90 प्लस अल्फा है, तो यहाँ 90 प्लस अल्फा लिख दो, तो M2 हो जाएगा टेंजेंट ऑफ 90 प्लस अल्फा। टेंजेंट 90 प्लस अल्फा होता है माइनस को टेंजेंट अल्फा। क्लियर है? समझ में आ रही मेरी बात?
तो दूसरी लाइन का स्लोप हो गया माइनस कोटेंजेंट अल्फा, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1 टेंजेंट अल्फा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो m1 और m2। m1 की वैल्यू आ रही है टेंजेंट अल्फा, m2 की वैल्यू आ रही है -1 टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट से टेंजेंट कट गया, -1 आ गया। हम लेकर चले थे दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय कि उन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट हमेशा -1 आएगी। क्लियर है? आया कुछ दिमाग में? ये जितनी बीच की रामायण बताई है मैंने वो सारी अगर तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है। एक तो ये वाली, ठीक है, इसको अगर मैं सर्कल कर दूं कि L1 L2 पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल होंगे, स्लोप्स इक्वल होंगे तो, और एक ये वाले कि L1 L2 परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 होती। यहाँ एक चीज और आ जाती है बड़ी मजेदार कि M1 M2 की प्रोडक्ट -1 है, तो M2 को परली तरफ ले जाओ तो M1 हो जाएगा -1/M2 या M2 हो जाएगा -1/M1। यानी कि अगर हमें एक लाइन का स्लोप पता लग गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल M1 1/3 है और L1 और L2 परपेंडिकुलर है, तो दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो आंख बंद करके पहले वाली लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, -1/1/3 यानी कि -3 आ जाएगा डायरेक्ट। मतलब अगर हमें एक लाइन का स्लोप पता लग जाता है तो दूसरे का स्लोप उसको उल्टा और नेगेटिव कर दो, M1 को उल्टा और नेगेटिव कर दो तो M2 आ जाएगा, M2 को नेगेटिव रेसिप्रोकल बोल रही हूं मैं, यानी कि नेगेटिव भी करना है और उल्टा भी करना है, तो M1 आ जाएगा। कब? जब लाइंस परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप हमेशा सेम होगा। ये तो पैरेलल वाला तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि दो लाइन एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल आ जाएंगे। अब एक लास्ट टॉपिक हो रहा है इस एक्सरसाइज में, काफी डिलीट कर दिया, पहले एक्सरसाइज लंबी होती थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अब एंगल बिटवीन टू लाइंस स्लोप की हेल्प से, ठीक है, हमें दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो इसका मैं अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगी, हम इसकी इंटरप्रिटेशन वगैरह नहीं देखेंगे कैसे क्या हुआ है। कि मान लीजिए कि हमारे पास दो लाइंस हैं, देखो यहाँ ये ध्यान रखना एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस चल रहा है। अगर लाइंस, दो ही बातें होंगी, प्लेन में दो लाइंस अगर हम खींच रहे हैं तो भैया या तो वो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि कहीं ना कहीं काटेंगे। मान लो यही प्लेन है, यही प्लेन है ना, अब इस पे मैं ये दो लाइन खींचूं या तो पैरेलल है, और या फिर मैं एक लाइन इस तरफ से खींची और एक इस तरफ से, तो कहीं ना कहीं काटेंगी। समझ आ रही है मेरी बात? तो अगर L1 और L2 पैरेलल हैं एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम, थीटा इज एंगल बिटवीन देम, तो इन दैट केस थीटा तो 0 डिग्री होएगा। ठीक है भाई, जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो कहीं एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, ये L1 और ये L2, तो एंगल 0 हो गया, काम खत्म। अब आ जाते हैं कि L1 इंटरसेक्ट्स L2, L1 इंटरसेक्ट्स L2, तो थोड़ा सा समझना है। ये L1 है, ठीक है, और ये L2 है। दो लाइन जब भी एक दूसरे को काटेंगी ना, उनके बीच में दो तरह के एंगल बनते हैं, बल्कि इस लाइन को थोड़ा मैं टेढ़ा करती हूँ, ये मैंने लगभग 90 पे ही कर दिया, उसकी बजाय मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लेती हूँ। अब देखो तुम ध्यान से, ये हो गया L2, तो एक तो ये एंगल बन रहा है बीच में, भाई दिख रहा है ना, ये जितने का है उतने का ये बनेगा, ये तो वर्टिकली अपोजिट है, शीर्षाभिमुख कोण है, और एक एंगल ये बन रहा है, ये भी इतने का ही बनेगा इसके सामने, तो एंगल तो दो ही बन रहे हैं। अब एक एक्यूट बनेगा और एक ऑब्ट्यूज। ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये लाइन स्ट्रेट है, ये हो जाएगा 180 माइनस। अगर हमें थीटा पता लग गया तो 180 माइनस थीटा तो वैसे ही पता लग जाएगा। तो आपको क्या चीज समझनी है कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक का स्लोप M1 है हमें पता है, और दूसरे का स्लोप M2 है हमें पता है,
और उनके बीच में अगर एंगल थीटा बन रहा है एक्यूट, एक्यूट निकालते हैं ज्यादातर हम, तो जो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला है वो तुमने ध्यान रखना है m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। इसकी डेरिवेशन नहीं कराऊंगी मैं आपको। और इसके दो साइन आते हैं वैसे तो, इस आंसर के, इसका जो आंसर आएगा उसके दो साइन आएंगे, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, मॉडुलस। तो मॉडुलस लगाएंगे तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे। 0 से 90 के बीच में टेंजेंट पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में बेटा अगर आप जाओगे 0 से 90 के बीच में, तो यहाँ टेंजेंट पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 90 से कम आएगी, तो एक्यूट एंगल हमें मिल जाएगा। भाई दो एंगल है, मान लो इसका नाम हमने थीटा रख दिया, तो इसका नाम फाई रख दो। तो फाई कैसे निकलेगा, 180 माइनस थीटा करके, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है भाई, लाइन काट रही है तो या तो 90 90 पे कट करेंगी, खत्म कहानी। नहीं तो एक एंगल 90 से कम होगा, एक एंगल 90 से कम होगा हमारा, और एक एंगल 90 से ज्यादा होगा। इस फॉर्मूले में जब हम यहाँ मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे तो ये हमारा जो है एंगल 90 से कम आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, और थीटा को इसमें पुट करके फिर हम फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब ये कंडीशन तो ऑटोमेटिक है वैसे तो, क्योंकि मैं भी पहले कह चुकी 90 वाला केस नहीं लेना हमें। 1 प्लस m1 m2 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब m1 m2 की जो प्रोडक्ट है वो -1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L2। दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो, बस इतनी सी तो बात है। वो तो उसमें वैसे भी एंगल दिख ही रहा है 90 है। क्लियर हो रहा है? तो ये मेन फॉर्मूला है जो तुमने ध्यान रखना है कि अगर दो लाइनों, अब ये चीज को किसी भी तरह से क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है कि आपको दोनों स्लोप दे देंगे, थीटा निकालना है। कई बार थीटा दे देंगे, एक स्लोप दे देंगे, दूसरा स्लोप निकालना है। ये लॉजिक समझ आया? फिर से रिपीट करूं पक्का? एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो ये लास्ट टॉपिक था। एक दो एग्जांपल्स हो रहे हैं, इस पे देख लेते हैं। इसकी मैंने डेरिवेशन फिर कह रही हूँ, मैंने नहीं कराई है। अब आ जाओ सेकंड एग्जांपल पे। इफ एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4, अगर दो लाइंस के बीच में 45 डिग्री का एंगल है। दिस इज एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि दो लाइंस के बीच में π/4 एंगल है एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज 1/2, देन फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो थोड़ा मैं शॉर्ट में ले रही हूँ, दोनों लाइंस के बीच के एंगल को तुम लिख लेना, L1 लाइन है, L2 लाइन है, उनके बीच का एंगल थीटा है जो वो π/4 दे रखा है। M1 एक लाइन का स्लोप है जो कि 1/2 दे रखा है, और M2 आपने निकालना है। ठीक है, वी नो, हमें पता है कि टेंजेंट थीटा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। सिंपल न्यूमेरिकल है, सारी वैल्यूज पुट कर दो। टेंजेंट π/4, m1 की जगह 1/2 माइनस m2 बाय 1 प्लस 1/2 इंटू m2। ठीक है, टेंजेंट 45 एक होता है, इसको यहाँ पे ना एलसीएम लेके ऊपर ले जाना। ऊपर हो गया 1 माइनस 2m2/2, नीचे भी एलसीएम ले लो, 2 प्लस m2/2 और पूरे का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैंने क्या किया समझ आ गया? ऊपर नीचे अलग अलग एलसीएम ले लिया, 2 से 2 कट गया, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m2/2 प्लस m2। अब ये मैग्नीट्यूड जब तुम हटाओगे तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू लोगे और एक बार नेगेटिव वैल्यू, इसी को प्लस माइनस 1 कर देंगे हम यहाँ। तो अब ले लो 1 माइनस 2m2/2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1, या 1 माइनस 2m2/2 प्लस m2 इज इक्वल टू -1। कि m अननोन है ना। अगर हमें, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर हमें m2 भी पता होता तो ये पूरा सोल्व हो जाता, न्यूमेरिकल आता। मान लो इसकी वैल्यू आ जाती 7, तो हम 7 ही ले लेते हैं यहाँ। लेकिन अब हमें ये नहीं पता m2 नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या देगा, तो वैल्यू दोनों चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, दो लाइंस बनेंगी इस तरह की।
एंगल जब निकालना हो तो केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। स्लोप में तो दोनों डिस्कस करनी पड़ेगी। आर पार गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस 2m2 इज इक्वल टू 2 प्लस m2, या 1 माइनस 2m2 इज इक्वल टू -2 माइनस m2, यहाँ -1 है। m2 इधर ले आओ, -2m2 माइनस m2 इज इक्वल टू 2 -1 -3m2। m2 की जगह x भी रख सकते थे 1, तो m2 की वैल्यू आ गई -1/3, या -2m2 प्लस m2, -2 -1 -m2 इज इक्वल टू -3, और बच्चे m2 की वैल्यू आ गई 3। तो या तो उस लाइन का स्लोप 3 है, ये रहा, या उस लाइन का स्लोप -1। इन्हें डायग्राम बना रखे, कोई डायग्राम वगैरह कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? पक्का? आगे चलें। एक और है, लास्ट एग्जांपल है, मैं सोचा चलो इसको आज पूरा कर ही लेते हैं ना, फिर एक्सरसाइज कर लेना। तो ये है अब हमारा लास्ट एग्जांपल नंबर 3। स्टेटमेंट, आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना लाइन की इक्वेशन बनाने के और के, उनमें जरा स्टेटमेंट हमें थोड़ा ध्यान से करनी पड़ेगी। ये दे रखी है भी एक्सरसाइज, मैंने सोचा डिलीट हो गई, ये सब उसी पे है, 10वीं पे बेस्ड। ठीक है, तो देखो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को। लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक बार में समझ आ गई स्टेटमेंट। एक लाइन, देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देती हूँ। एक लाइन तो ये है भाई, और एक लाइन ये है, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर है। जो पहली लाइन है, मान लो मैं कलर चेंज कर दूं, ये लाइन है, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वैसे ही बता रही हूँ। तो ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है वो -2,6 और 4,8 है, और जो दूसरी लाइन पास कर रही है वो 8,12, और कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट, और x,24 है। तो x कितना हो सकता है? सारी चीजें एक ही सवाल में ठूस दी हैं कि हमें ये पता है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, लिख लेना तुम अच्छी तरह से, तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 होती है। अभी तक हमने यही सीखा है। उससे पहले हम ये सीख चुके हैं कि अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट दे रखे हो तो हम उसका स्लोप भी निकाल सकते हैं। L1 का स्लोप निकाल लो और L2 का निकाल लो। ये डिटेल इसने लिख रखी है, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। या तो इन पॉइंट्स को नाम दे देना ए बी, सुन रहे हो मेरी बात को, और फिर स्लोप ऑफ ए बी ले लेना। मान लो ए मैंने दे दिया -2,6, बी मैंने ले लिया 4,8, तो हम ले लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x। मार्क्स का हिसाब देख लिया करो कितने नंबर का आ रहा है, 8 माइनस 6 और ये 4 जमा 2, 2/6, 1/3 आ गया। एंड अब इसकी बात कर रहे हैं, इस लाइन की, तो हमने मान लिया कि लेट सी हो गया 8, 12 और डी हो गया x 24, तो स्लोप ऑफ सी डी, इसका नाम दे देना भैया m1। स्लोप ऑफ सी डी फिर वही y2 माइनस y1, 24 घटा 12, x माइनस 8, 12/x माइनस 8, इसका नाम रख दो m2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये m1 m2 दोनों आगे। अब क्योंकि AB इज परपेंडिकुलर टू CD है, रीजन तो देना पड़ेगा ना। रीजन देने के लिए नाम देना जरूरी है, या तो L1 L2 नाम दे दो या ABCD नाम दे दो। तो M1 और M2 की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी? -1। M1 है 1/3, M2 है 12/x माइनस 8, 3 चौके 12, 4 यहीं रह जाएगा, और x माइनस 8 को राइट में ले जाओ, -x प्लस 8, x को लेफ्ट में ले आओ, 4 को राइट साइड में ले जाओ, बराबर है 4। तो भैया x की वैल्यू 4 आ जाएगी। और ये था आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड ऑल एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 9.1। पुरानी में 10.1 है, नई में 9.1 है, और इसके ये 11 क्वेश्चंस है जिन्हें आप ट्राई करना, समझ लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।